नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि इस सवाल का जवाब कौन देगा और कैसे देगा कि हिंदुस्तान का नागरिक कौन है और उसकी नागरिकता कौन तय करेगा। बहुत अहम सवाल है क्योंकि पीछे इलेक्शंस हुई हैं कई प्रदेशों में, तो कई नागरिकों को वोट देने का हक नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में तो सुना है कि लगभग 20-25 लाख लोग ऐसे ही रह गए। अभी हाल ही में 24 जून इसी साल एक पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया और वहाँ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो सिटीजनशिप का प्रतीक नहीं है। उसके द्वारा आप ये नहीं कह सकते कि आप सिटीजन हो। इससे बड़ा बवाल पैदा हुआ। तो नागरिक कौन है? अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप नागरिक, उसके आधार पर नहीं कह सकते कि आप नागरिक हो। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे तय कोई करेगा कि कोई नागरिक है? तो ये बड़े पाचीदा सवाल हैं और हम प्रयास करेंगे कि इनके जवाब इस चर्चा में हमें थोड़े बहुत मिले। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1955 में हमारा सिटीजनशिप एक्ट बना, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी 1950 के बाद और 1987 1 जुलाई तक जो पैदा हुआ हो हिंदुस्तान में, तो वो हिंदुस्तान का नागरिक होगा। अब मुश्किल तो ये है कि लाखों लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे कोई तय करेगा? फिर उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आप 2 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक आपके अगर माँ बाप उनमें से एक भी हिंदुस्तान का नागरिक है तो आप भी नागरिक है, तो वो भी ठीक है। और फिर 2004 दिसंबर के बाद अगर आप पैदा हुए तो आपके माता पिता में से एक को नागरिक होना चाहिए और दूसरे को इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये कानून की व्यवस्था है इस देश में। अब बवाल पैदा इसलिए हुआ क्योंकि लाखों लोगों के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? कई लोग तो, मैं अपनी खुद की बात बताऊं कि मैं घर में पैदा हुआ, उस समय तो पार्टीशन थी तो हम इस तरफ आ गए, लेकिन लाखों लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो कैसे कोई प्रूव करेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? और जिसके पास पासपोर्ट है, अगर वो पासपोर्ट दिखाता है तो अब सरकार ये कहती है कि वो भी तो सिटीजनशिप का वही प्रतीक नहीं है। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। साथ हमारे 3 ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई सनलाइट इस इशू पे आएगी। सबसे पहले जस्टिस धूलिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो और आपकी जो मानसिक रवैया है टुवर्ड्स ह्यूमन इश्यूज जो बहुत ही एक ह्यूमेन है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव अप्रोच रही जब भी आप जज रहे सुप्रीम कोर्ट में। और आपने शुरुआत अपनी करियर की इलाहाबाद में की। आप वहाँ यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री में आपने डिग्रीज ली। आपके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब रहे। आपके ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर रहे और उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, कर्म भूमि इन कोतवार। आपने इलाहाबाद में 1986 ले लेकर 2000 तक आपने वहाँ प्रैक्टिस की। फिर आप उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में फिर आप 2004 में मेरे ख्याल AAG भी बने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल भी बने। फिर आप अल्टीमेटली जज भी बन गए और जज होने के बाद आप वहीं रहे मेरे ख्याल 2021 तक, और फिर आप गुवाहाटी चले गए और 2022 में आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने और
2025 में आप रिटायर हुए, और इस बीच जब जब भी आप कोर्ट में बैठते थे तो मैं तो आपके सामने कई बार पेश भी हुआ। तो आपकी अप्रोच जो थी वो यही थी, राइट्स बेस्ड अप्रोच, मतलब कि एक संविधान की और मानवता के हकों को सामने रखते हुए आप हमेशा प्रयास करते थे कि कोई भी इंटरप्रिटेशन देनी हो किसी भी बात की, वो सिटीजन के प्रति होनी चाहिए। विवेक जी, मैं आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, कई बार हमारे शो में आ भी चुके हो आप, इसलिए मैंने आपको आज तकलीफ दी क्योंकि आप फॉरेन सर्विस को बिलोंग करते हो और आपका बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा है। इलाहाबाद से आप भी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप इंडियन हिस्ट्री में आपने डिग्री ली, पढ़ाते भी थे, आप लेक्चरर भी थे। 1975 में आप फॉरेन सर्विस में आए, आप कायरो, अबू धाबी, वाशिंगटन, कोलालमपुर आपका पोस्टिंग्स हुई। एम्बेसडर म्यांमार, अफगानिस्तान, थाईलैंड के रहे। फिर 2002 से लेकर 2005 तक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो बहुत चैलेंजिंग थी। वहाँ आप एम्बेसडर रहे और जॉइंट सेक्रेटरी ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान डिवीज़न में भी आप रहे और सेक्रेटरी वेस्ट रहे एंड overseeing the relations with countries like Afghanistan, Pakistan and Iran. And you know a lot about Iran. We've discussed this with you on other occasions. फिर आप 2011 में रिटायर हुए और उसके बाद जो आपका पब्लिक सर्विस रहा, इन द सेंस जब भी आपके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं तो दे आर वेरी थॉटफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। सिद्धार्थ जी, मैं कैसे आपकी बात में शुरू करूं क्योंकि इतने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो ख़त्म होगा ही नहीं। लेकिन यू आर द co-founding member of The Wire and you were the editor of The Hindu till 2013। फिर आपने रिज़ाइन किया। आप भी लखनऊ के पढ़े हुए हैं एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आपने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और बर्कले में आपने जर्नलिज्म की डिग्री ली और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स। तो आपका बड़ा वाइड रेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है इन मैनी एरियाज। 2004 में आपने हिंदू ज्वाइन किया स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर एंड 2005 में you got an award, United Nations Correspondents Association Award. Then you got another award in 2006, Bernardo O'Higgins Order of the President of Chile. आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दुलिया जी, आपसे शुरुआत करता हूँ कि मुझे बताइए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूव हो सके कि मैं नागरिक हूँ या आप नागरिक हो, वो ऐसा है? है तो नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा होने वाला है कुछ, कि ऑल दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट, कि आगे एक कहते हैं ना रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एंड देन परहैप्स एक इस तरह का डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाए या ना मिले। पर मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये जो स्टेटमेंट आया है कि इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एंड टेक्निकली मे बी राइट, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड इट मे जस्ट बी अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बट जब आप बाहर जाते हैं तब तो वो एक सर्टिफिकेट है आपकी नेशनैलिटी का बाहर। यहाँ अंदर भी अभी जो रिसेंटली जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सूर्यकांत का, हालांकि इसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया है, बट उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड अनलाइक पासपोर्ट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इस तरह का है। तो मतलब जो ये वक्तव्य आया है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्री टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। बट मामला ये तो आ जाएगा, इसकी बहस खत्म हो जाएगी। पिछले एक हफ्ते से इस पर चर्चा हर जगह हो रही है। मुझे जो लगता है वो ये है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पे पहले दौर होता था 50s or 60s or 70s का। अब इवन इफ यू सी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, द emphasis was on inclusiveness. When the debate was going on this part 2, citizenship, Article 5, 6, whatever, then Jawaharlal Nehru admitted that yes, it is possible that we may have many in our country which technically may not pass the test of citizenship, but there are so many we can ask them to go out. So let's find out means to get them in. Yeah. तो पहले कोशिश थी कि इसको कैसे ले आओ अपने साथ।
आज कोशिश है कि एक्सक्लूसिव के कैसे अलग करो। तो ये इस दौर की एक विशेषताएं है जिस पे ये हो रहा है। कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं बहुत अचंभित हूँ, है? हम तो अचंभित हैं। अब मैंने तो अचंभित हो ना। मैं 2 सवाल आपके परमिशन से पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि अंडर द पासपोर्ट्स एक्ट देयर इज प्रावधान सेक्शन 6 पासपोर्ट एक्ट, उसमें लिखा है कि यू विल नॉट बी गिवन अ पासपोर्ट अनलेस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नो, उसमें ये है शायद कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट अनलेस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बट सेक्शन 6 में ही ये लिखा हुआ है कि इट कैन बी अवॉर्डेड टू इवन अ नॉन सिटीजन। नहीं, वो 20 में, वो 20 में, ओके, वो 6 में नहीं। Okay. तो मैं सवाल ये पूछता हूँ, अगर एक्ट कहता है कि यू विल नॉट गेट अ पासपोर्ट अनलेस यू आर अ सिटीजन, तो निश्चित रूप से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सिटीजन हो। देखिए, ये तो वही मैंने कहा ना, टेक्निकली दे मे बी राइट इन सेइंग इट, बट सब्सटेंशियली दे आर रॉन्ग। नहीं सर, टेक्निकली दे आर सब्सटेंशियली। और मैं अभी विवेक जी आपसे भी पूछूंगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टेक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप देयर इज नो डिफरेंस। इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू आर अ सिटीजन। Many European countries, if you have a passport, you're a citizen. In the UK, if you have a passport, you're a citizen. Why is it in India? अगर UK में पासपोर्ट है तो सिटीजन हो, अमेरिका में है सिटीजन हो, यूरोपियन यूनियन में सिटीजन हो, तो फिर आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो? अब पासपोर्ट कहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मुझे एक सर्टिफिकेट देती है, पासपोर्ट देती है, उसमें नेशनैलिटी है हिंदुस्तानी। तो जब मैं बाहर जाता हूं तो निश्चित रूप से जो बाहर वाला है वो तो वही समझता है कि मैं सिटीजन। द डिस्टिंक्शन व्हिच इज बीइंग मेड इज यस, इट इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आउटसाइड इंडिया, बट इनसाइड इंडिया इट मे नॉट बी। दिस इज चलिए विवेक जी, इस बात पे आप जरा गौर कीजिए। मैं लॉ, आप जज साहब हैं, टू माय राइट, टू माय लेफ्ट आप हैं, तो मैं लॉ पे किस तरह मुंह खोलूं उसी में बहुत संकोच हो रहा है। लेकिन अगर आप परमिट करें कहना, तो इस लॉ के वातावरण में कुछ जरा बड़ा पला हुआ, तो थोड़ा जब एक्ट देखा और जो लोगों से बात करी, जब ये विवाद हुआ, पहली चीज तो ये मैं कहूँ कि वो जो हमारे कुलीग थे, उनको इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। उनसे ये पूछा गया था कि SRI एक्सरसाइज के जरिए के दौरान क्या पासपोर्ट इज द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो वो अगर कोई और होता तो ये भी कह सकता था कि SIR एक्सरसाइज से MEA का कोई कुछ लेना देना नहीं, तो उसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये बताया गया कि साहब जो जवाब दिया वो स्टैंडर्ड जवाब है, वो नया नहीं है। हमने हमेशा यही कहा है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, MEA ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये सिटीजनशिप। अब इसको मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। मैंने जो स्टडी किया पासपोर्ट एक्ट, उसमें अच्छा, पासपोर्ट एक्ट बना कब? ये जब बना 60s में, तब इसलिए बना क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप एक एक्ट बनाइए। उसके पहले खाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे। तो एक्ट के तहत में लिखा है, ये बेसिक है कि आप एप्लीकेशन देते हैं अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत देयर आर कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी रिजेक्टेड। ठीक। और एक कंडीशन ये है कि अगर आप सिटीजन नहीं हैं, करेक्ट, तो इट इज रिजेक्टेड। अच्छा, अब जब आप एप्लीकेशन देते हैं ना अंडर 5, तो उसमें ये भी प्रावधान है कि यू हैव टू से दैट I pledge allegiance. I may be wrong in my exact word, but the meaning is I pledge allegiance to the unity, sovereignty and territorial integrity of India. तो अगर आप सिटीजन नहीं हैं, तो how can you be asked to pledge this integrity? Correct. आपने सही कहा कि सेक्शन 20 के अंदर एक प्रोविजन है कि it can be given to any person. The word used is person. अब सेक्शन 20 इज द एक्सेप्शन, राइट। सेक्शन 5, यानी मैं तो यहां तक कहूंगा कि 99.9% पासपोर्ट्स जो दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 5, ऑफ कोर्स, एंड ऑल दोज द फॉर्म इज फिल्ड एक्सेट्रा। सेक्शन 20 के तहत, अब मैं ज्यादा
इलैबोरेट नहीं कर सकता हूं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह भारत ही में नहीं है, हर देश में यह है कि डिप्लोमेटिकली और सेंसिटिव एरियाज में आपको कभी कभी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत। जी हाँ। और मुझे ये भी लगता है कि सेक्शन 20 में जब कोई हम डॉक्यूमेंट देते हैं तो कोई किसी तरह की जो एप्लीकेशन सेक्शन 5 के तहत भरी जाती है उसकी ज़रूरत या उसकी मांग शायद नहीं होती। अच्छा, पहली चीज तो ये। अब चलिए, पासपोर्ट पे लिखा रहता है नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, हिंदुस्तानी, भारतीय। हमारे जो मैंने देखा है, और आप लोग तो विद्वान हैं इसके, आप मुझे कह सकते हैं मैं गलत हूं, जहां तक मुझे मालूम है हमारी डोमेस्टिक लॉज में या कोई भी लॉ में नेशनल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिटीजन इस्तेमाल। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द वर्ड नेशनल। तो अब सवाल ये होता है कि वहां पर जब राष्ट्रीयता पूछी तो इंडियन तो राष्ट्रीयता का शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ, सिटीजनशिप क्यों नहीं हुआ इन द पासपोर्ट? उसका कारण जो मैं समझाऊं वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स को ये इंटरेस्ट नहीं होता है कि सिटीजन के राइट्स क्या है, वो उसको डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मानते हैं। उनको ये पता करने की जरूरत है कि ये किस देश का बाशिंदा है। तो नेशनैलिटी इज यूज्ड बाय डिप्लोमैट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ एसरटेनिंग कि भाई ये किस देश का है, एंड दैट इज ऑल। उसके बाद उस बंदे का उसकी स्टेट से क्या रिलेशनशिप है ये किसी को लेना देना नहीं। सही, इसीलिए वो वर्ड यूज हुआ। सही। मुश्किल ये पड़ रही है जो एमईए के सामने टेक्निकल जो है कि सिटीजनशिप एक्ट में तो कहीं नहीं वर्ड नेशनैलिटी दिया है, तो और कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं होता अब ऑन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सिटीजनशिप एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्टर करता है, पासपोर्ट्स एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स एडमिनिस्टर करती है। तो ये भी एक इशू। अब लास्ट पॉइंट, जब पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। मुझे जो जानकारी है, और मैं आपको साफ कह दूं कि मुझे रिटायरमेंट में अब 15 साल होने को आए और जो सिस्टम्स हैं वो बदलते जाते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है, और आज के दिन तो सबसे आसान यही है कि उसकी प्रेस ही नहीं बनाए, वो पासपोर्ट एप्लीकेशन ही भेज दी जाती है पुलिस को। अब पुलिस क्या वेरीफाई करती है, क्योंकि हमने तो प्लेज किया है उसके अंदर कि हम इंडियन सिटीजन है, सॉरी नॉट नेशनल, मैं इंडियन सिटीजन हूं, आई ओ लॉयल्टी टू इंडिया एक्सेट्रा। तो पुलिस जो जहां तक है वो ये वेरीफाई करती है कि भाई आप वहां रहते हैं, जो आपने एड्रेस दिया है, आपके खिलाफ कोई कानूनी अपराध नहीं है। अब लेकिन ये डिडक्शन हम कर सकते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा अनसर्टेन टेरिटरी में हूं कि पुलिस ने जब एक बार एमईए से कह दिया कि साहब ये पासपोर्ट ठीक है, एप्लीकेशन ठीक है, तब वो ये भी एक किस्म से कह देते हैं, जो मेरा विचार है कि वो कह देते हैं कि साहब ये हिंदुस्तानी नागरिक भी जी। लेकिन उस पर मैं सोचता हूं कि उस पर कंटेस्ट हो सकता है। तो ये मैंने जो आपको खुलासा किया वो ये है, इंटरनेशनल रिलेशन के तहत नेशनैलिटी पर फोकस होता है, सिटीजनशिप पर नहीं होता। तो मैं जरा एक सवाल आपसे पूछ लूं, क्या वकील क्यों नहीं बने? बनना चाहते थे पिता ने नहीं बनने दिया। अच्छा, बंजारा बनवा दिया। सिद्धार्थ,
आपकी राय इसके बारे में। जी नहीं, देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले पासपोर्ट एक्ट और नागरिकता एक्ट को हम जरा साइड में रखें। हिंदुस्तानी नागरिकता की परिभाषा हमको हिंदुस्तान के संविधान में मिलता है, जहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर आपकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है तो आप हिंदुस्तानी नागरिक हैं। मतलब चंद शब्द। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट के तहत उसमें जैसे आपने कहा 2003 में एक कट ऑफ था जहां पे आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी एक तरह से वो एक उसका एक प्रूफ उसका एक क्राइटेरिया बनता है। लेकिन 87 से पहले चाहे आपके वालिदैन हिंदुस्तानी हैं या नहीं, अगर आपकी पैदाइश हिंदुस्तान की टेरिटरी पे हुई है तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इंडियन सिटीजन। सवाल ये उठता है कि भाई प्रमाण। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के संविधान ने और आज तक तमाम जो कानून वगैरह जो बने हैं शायद इसीलिए नागरिकता का प्रमाण की परिभाषा नहीं दी और किसी दस्तावेज को आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि आमतौर पे ये अजम्पशन है कि हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो हमारा नागरिक है, और अगर शक ये है कि कोई नागरिक नहीं है तो फिर सरकार पे वो एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। रिबटेबल प्रिजम्पशन। हाँ, मतलब कि if anybody found in India, the assumption is that you're Indian. And Correct. अभी तक जो है हिंदुस्तान की सारी जो सरकारी पॉलिसीज थी, इनको इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि हम किसी को एक्सक्लूड करेंगे, नॉन सिटीजन को एक्सक्लूड करेंगे। अब ये दौर आ गया जहां पे ये एक तरह से फियर ऑफ फॉरेनर्स को एग्जैजरेट किया जा रहा है। मैं एग्जैजरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार सियासतदानों का कहना है, हमारे गृह मंत्री अलग अलग जो हमारे लीडर्स हैं वो कहते रहते हैं कि घुसपैठिए हैं, यहां तक कि उनको दीमक बुलाया जाता है टू कन्वे कि बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब उनसे पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि जनाब आप आंकड़े बताइए कि सरकारी जांच के मुताबिक कितने लोगों की शनाख्त हुई है, एक डेटा बताइए, तो वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो आपके पास डेटा नहीं है कोई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है यहाँ पे बाकायदा फ्लडिंग हो रही है बाहर वालों की। तो ये पॉलिटिकल खेल है, और मुझे लगता है कि जो पासपोर्ट, ये जो सारा जो अभी पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, आपकी बात सही है, आपकी भी बात सही है काटजू साहब की, जिस संदर्भ में ये सवाल उठा विदेश मंत्रालय में, मैं क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैंने थोड़ा सा पता किया भाई किस संदर्भ में ये सवाल उठा। तो कोई ऐसा एक सोची समझी चाल नहीं है सरकार की कि हम इस इशू इस जो है ट्रायल बलून के तौर पे हम इसको उछालें। लेकिन जब इशू बन गया, चिंता की बात यह है कि सरकारी मिनिस्टर जो है फिर खबरें डालते गए अपने चुनिंदा मीडिया हाउसेस के जरिए कि विदेश मंत्रालय के जो ऑफिसर हैं जो कहा सही कहा, इसलिए, और फिर वो तर्क देने लगे जैसे सेक्शन 20 ऑफ पासपोर्ट एक्ट, मतलब कि इलॉजिकल चीजें, जो चीज एक्सेप्शनल बनाई गई है फॉर रीजंस ऑफ स्टेट, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, डिप्लोमेसी, आप उसको एक कह रहे हैं कि इसलिए जो है पासपोर्ट एक प्रमाण नहीं हो सकता। तो मैं ये जो पॉलिटिकल इंटेंट है इस डिबेट के पीछे, और जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि शायद सरकार का इरादा यह है कि हम आगे जाके एक ऐसा लिस्ट बनाएं जहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं चाहते इनको हम एक्सक्लूड करें, या उनके लिए बहुत हम मुश्किल बनाएं ताकि वो अपने सिटीजनशिप को साबित हमारे हिसाब से नहीं कर पाएंगे। जबकि जिस तरह से पासपोर्ट एक्ट फंक्शन होता है, जिस तरह से पासपोर्ट इशू होता है, अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो द प्रिजम्पशन हैज टू बी कि ये भारत के नागरिक है। और ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट बताया जाता है, इसको भी सरकारी अनोनिमस मिनिस्टर्स ने इस बात को उछाला कि भाई 2013 का एक जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट में, वो जजमेंट भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि जिस पासपोर्ट को वहां पेश किया गया वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। तो अगर एक पासपोर्ट, रॉन्गली इशूड पासपोर्ट सरकार ने कैंसिल किया और फिर जाके कोई कहता है कि भाई ये पासपोर्ट मेरी नागरिकता का प्रमाण है, तो जाहिर है कि कोई कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वैलिड पासपोर्ट है नहीं। तो द प्रिजम्पशन हैज टू बी, पासपोर्ट है आपके पास तो आप, लेकिन मैं उससे ज्यादा ये कहूं क्योंकि पासपोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा 10% इंडियंस के पास होगा, और भी कम है 6-7%। शायद सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि पासपोर्ट रख लीजिए साइड पे,
किसी के पास दस्तावेज ना भी हो किसी किस्म का, सर द स्टेट्स प्रिजम्पशन हैज टू बी कि भाई ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और अगर आप उनको अपने अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपका है कि आप साबित करो, आप ये साबित कीजिए कि हिंदुस्तान में ये पैदा नहीं हुए। 2003 के बीच अगर इनकी पैदाइश हुई तो ये साबित करें कि इनके एक भी माँ बाप, एक भी वालिदैन जो है वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, और 2003 के बाद अगर इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई तो आप साबित करें कि या तो इनके माता या पिता इलीगल इमिग्रेंट है। अगर आप इन 3 चीजों को कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो द अजम्पशन हैज टू बी कि नागरिक है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंट के उलझन में हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए था, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो सरकार का जो एक मंसूबा है लोगों को एक्सक्लूड करने का और इससे एक पॉलिटिकल जो है एजेंडा आगे बढ़ाने का, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। ये भाई तो आपने बड़ी मूल बात कही और मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन दुलिया साहब मैं एक लॉ के आधार पे बोलता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो फोर्ज हो सकता है, पासपोर्ट भी फोर्ज हो सकता है, आधार कार्ड भी फोर्ज हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी फोर्ज हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है फोर्ज हो सकता है। तो लेकिन अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और आधार एक्ट के अंतर्गत मुझे वो मिला है, पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत वो मुझे मिला है, तो वो तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना। तो अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मुझे कोई दस्तावेज देती है, पासपोर्ट देती है या आधार देती है, तो निश्चित रूप से वो माना जाएगा, जब तक कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये पासपोर्ट फोर्ज्ड है। और साबित करें, और साबित करना पड़ेगा ना। अब फॉर्म 7 में अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो कहता है कि चुनाव के दरमियान कोई ये उठा सकता है सवाल कि साहब ये नागरिक नहीं है, लेकिन उसके साथ एक और भी बात है, उसको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, दस्तावेज फाइल करने पड़ेंगे कि क्यों ये नागरिक नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो गलत साबित हुए तो उसको सजा होगी। अब जो सबसे खतरनाक बात इस देश के सामने जो मैं समझता हूं खड़ी हुई है वो ये कि कोई भी आदमी ऐसे अपोज कर सकता है कि आप नागरिक नहीं हो। उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला कौन करेगा? बीएलओ तो कर नहीं सकता। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि ये जो सारा षड्यंत्र हो रहा है इसलिए हो रहा है कि किसी तरीके से लाखों लोगों की नागरिकता के वो सवाल उठाओ और फिर करो आप वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल मुद्दा तो ये सवाल आपसे। अच्छा, ये मैं सवाल से एक स्टेप और आगे जाता हूँ। ये मान लीजिए कि 140 करोड़ के देश में 3, 4, 5, 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। देन ऑटोमेटिकली अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, वेयर द फॉरेनर इज डिफाइंड as somebody who is not a citizen of India, he becomes a foreigner, right? फिर burden of proof भी नहीं, फिर वो जाएगा कहाँ? He is not a citizen of USA. Detention he is not a that. तो you'll have detention center, you have foreigners court. एक आप क्या खड़ा कर रहे हो? तो ये डरावनी चीज है। आप उस रास्ते पे जा रहे हो जिससे कि एक आम आदमी को डरना चाहिए कि क्या हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। उनको आप निकाल तो सकते नहीं है कि कितनों के पास ऐसा होगा। कई सर्टिफिकेट, मैं तो जब सुन रहा था इस केस को तो जब मैंने सर्टिफिकेट्स की लिस्ट देखी वो SIR में, जी हाँ, तो मैंने कहा ऐसे तो कई सर्टिफिकेट जो मेरे पास नहीं होंगे। हाँ, करेक्ट। उसमें अब मेरे फादर का बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहे थे, मेरी मदर का बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहे थे, हाउ विल आई हैव दैट? और कई लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे एक प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट? तो ये सवाल ही नहीं पूछे जाने चाहिए। मैं अगर यहाँ पे रह रहा हूँ तो प्रिजम्पशन ये मैं क्यों रहूँगा यहाँ? See, either I have a passport of some other country, I'm a national of say Bangladesh or some other country or Indonesia. So I'll say मैं वहाँ का, मैं खुद ही यहाँ पे वीज़ा पे आया हूँ, चला जाऊँगा। पर अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ मैं भारतीय का नागरिक हूँ, आप प्रूव करो कि मैं नहीं हूँ। तो ये प्रिजम्पशन उस पर पूछा जाना चाहिए जो है सवाल कर रहा है। बिल्कुल। तो वो है ना, आप सवाल ही गलत कर रहे हो तो जवाब गलत मिलेगा ही ना। एक मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हम अपने अमन का हिसाब क्या देते, सारे सवाल गलत थे, जवाब क्या देते है ना। तो ये सवाल ही गलत है, क्या देंगे। मैं आपसे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। वो ये है कि अंडर द लॉ नाउ कि अगर मैंने किसी और देश की नागरिकता अपना ली, सिटीजन बन गया, तो मेरा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो पर अगर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है फिर कैंसिल क्यों होगा?
नहीं, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट के प्रिजम्पशन ये है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसी को मिलेगा जो कि सिटीजन है, जो कि इंडियन, आई एम नाउ यूजिंग द वर्ड नेशनल। अरे भैया, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में अंतर क्या है? देखिए, ये तो आप लोग विद्वान हैं, आप बताएंगे मुझे। मैं आपको जो बताऊं, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि नेशनैलिटी इज अ टर्म which is used in international, which is of international usage only to show to which country or which state, that is the more accurate term in international. That's how he allows you to enter the country. अच्छा, अब इसमें मैं आपको दो और उदाहरण देता हूं जो आपको कभी कभी होता है कि इंडियन इलीगली हिंदुस्तानी बाहर चला गया। जी हाँ, वहां पर उसको वहां की अथॉरिटीज ने पकड़ा और उसको फिर इंडियन एम्बेसी के सामने पेश किया जाता है, जिस कॉन्सुलर एक्सेस सिस्टम से। करेक्ट। और वो कहते हैं कि आप, ये हमें शक है कि हिंदुस्तानी है, आप इसको हिंदुस्तान ले जाइए। जी हाँ। तो फिर तहकीकात होती है, और उस तहकीकात की बुनियाद पे ये फैसला होता है कि हाँ, ये हिंदुस्तानी है या नहीं है। अगर ये हिंदुस्तानी है तो फिर उसको हम एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसके तहत वो हिंदुस्तान आ जाता है। अब एक और मसला है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका मुझे मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, सिटीजनशिप एक्ट के तहत अगर कोई बच्चा हिंदुस्तान में, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स दोनों हिंदुस्तानी हैं, तो क्या उसके लिए होम मिनिस्ट्री में एक एप्लीकेशन दायर हो सकती है जिसकी बुनियाद पे, बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, जो पेरेंट्स हैं वो कहें कि साहब हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमारा बच्चा इंडियन सिटीजन है। जहां तक मुझे मालूम है ऐसी शायद कोई डॉक्यूमेंट को हो ही नहीं सकता, होम मिनिस्ट्री शायद देती नहीं, लेकिन नेचुरलाइज होते हैं उनको तो मिलता होगा। यही मैं कह रहा हूँ, नेचुरलाइज होते हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल उनको मिलता होगा। उनको नहीं, आप ये देखिए कि ये दिस इज द आयरनी ये है कि जो नेचुरलाइज्ड है उनको मिलेगा, उसकी एप्लीकेशन अप्रूवल इज द प्रूफ। But Vivek, that is because of the fact that because you are already declared to be a citizen by the fact that you exactly. You are there, That's but the point I'm making is that if you ask for a document, you don't get a document. You will not get it. No country has a document. No country has a document. So you've educated That me. is why I said. That is why I said nationality means citizenship, because no country has a document. Well, you know, in actual effect, it is, except that nationality is the term used in international usage. Citizenship is used in. जैसे आप लोग तो आप It is a citizenship which creates a right. That's right. So, it's a right to get all the rights. Which is Maneka Gandhi. No. That is why you have a right to travel, Right. because you are an Indian citizen. See, I will put it like this. If I may be wrong, that nationality under Section 5 and 6 of the Passports Act flows from citizens. That's correct. But यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम जरा एक कदम पीछे ले लें सिब्बल साहब, ये जो flows from citizens. हम पहले कह रहे थे कि भाई प्रिजम्पशन ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और तमाम जो सरकारी चीजें हैं, जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, दे आर सपोज्ड टू बी अवेलेबल फॉर ऑल। यू डोंट एक्सक्लूड सिटीजंस ऑन दिस बेसिस। अगर किसी के द डेफिनेशन, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जी, एक्चुअली अगर आप वो फॉर्म देखें, आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल, कायदे के मतलब 3 सवाल पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जी, प्लेस ऑफ बर्थ, जी, पेरेंट्स, नेम ऑफ पेरेंट्स का भी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता। जी, यहां तक मैं रिसेंटली फॉर्म देखा, पेरेंट्स की नागरिकता पे भी सवाल नहीं उठाया जाता फॉर्म पे। द अजम्पशन इज कि आपने रूल स्टडी किए हैं और आप मतलब यू बेसिक डिक्लेयरिंग की यू क्वालिफाई एज अ सिटीजन। और पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब, जैसे काटजू साहब कह रहे थे कि भाई द अजम्पशन इज कि वो सारी चीजें पासपोर्ट एक्ट के तहत, सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो सवाल उठने चाहिए, पुलिस इज सपोज्ड टू ड्यू डिलिजेंस। अगर उस ड्यू डिलिजेंस के बाद
किसी सरकारी महकमे ने आपको पासपोर्ट दे दिया तो द प्रिजम्पशन इज कि आप सिटीजन है. माई फियर इज द इंटरलिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हो रहा है. जैसे हमने राजगोपाल साहब का किस्सा सुना, जो टेलीग्राफ के एडिटर थे, जहां पे वो पहले तो SIR में उनका वोटिंग कार्ड हटाया गया, उसके बाद उसके बेसिस पे उनको फिर पासपोर्ट डिनाई किया गया. मैं एक महिला को जानता हूं दिल्ली में जो मुसलसल वोट करती रही है, कंटिन्यूसली शी इज वोटेड इन, शी इज अ दिल्ली बॉर्न पर्सन, इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली. और 2024 के चुनाव में क्योंकि वो घर में नहीं थी जब वो गिरने वाला है, तो वो लिस्ट से हटा दी गई. अब जब SIR में वो अपना नाम दोबारा डालना चाहती हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप अपने पेरेंट्स का वोटिंग प्रूफ या उनका वोटिंग कार्ड दिखाइए. दोनों पेरेंट्स उनका इंतकाल हो गया, वोटिंग कार्ड उनका नहीं है. फिर पूछा गया चलो अपने हस्बैंड का बताइए, लेकिन महिला जो है ये डिवोर्स्ड है. तो द BLO इज सेइंग कि फिर आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. सो इफ now she is denied a voting card, tomorrow when she goes to apply for a new passport, पुलिस वेरिफिकेशन वाला कहेगा कि भाई वोटिंग कार्ड दिखाइए. जी हाँ, बिल्कुल. वोटिंग कार्ड नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन डिनाइड, आपका पासपोर्ट भी छीन लिया जाएगा. तो दिस इज द क्रेजी वर्ल्ड वी आर एंटरिंग. बट द फियर इज, आई मीन माय फ्रेंड विल, शी हैज द मींस टू मैनेज दिस परहैप्स, लेकिन जो लाखों करोड़ों की तादाद में गरीब लोगों को अपने सिटीजनशिप राइट से अलग कर दिया जाएगा, दिस इज व्हाट इज वरिंग. और जो एक फेमस फ्रेज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते रहते थे पहले 2019-20 में कि क्रोनोलॉजी समझिए. अब इंडियन डेमोक्रेसी की क्रोनोलॉजी क्या है कि गरीबों के पास एक अधिकार, जो वोटिंग अधिकार है, वो सबसे ताकतवर उनका एक हक है. और वो हर 5 साल आपके खिलाफ, अगर आप उनके पक्ष में काम नहीं करेंगे, उनके फेवर में काम नहीं, आपको वो हटा सकता. वो मुश्किल है. नहीं, लेकिन संविधान के तहत वो अधिकार है उनके पास कि अब वो आपको हटा. जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट, जरा मुश्किल है. अब जो है आप मतलब उन वोट डालने से पहले ही अगर आप गरीब लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटा दें तो फिर आप यू कैन नेवर बी वोटेड आउट. If you permit me to say, my youngest daughter was born in the United States जब मैं वहां posted. She's been telling me कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया. And she has a peculiar problem क्योंकि फॉर्म पर there is no place which is provided for someone born abroad. Born abroad of to Indian parents. To Indian parents, which is citizenship by descent in the constitution and the passport. वो कह रही है कि so I said कि तुम्हारे पास, she said पापा I can't apply because वो फॉर्म में जगह ही नहीं है. तो I said भाई तुम लिखो इलेक्शन कमिश्नर को. पर्सनल बात, मैं अब कल परसों मेरी बहन का मुझे फोन आया. वो इंटरेस्टिंग बात है. बोली कि मैं 2002 में तो थी नहीं यहाँ क्योंकि माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन लंदन, तो 2000 वोटर लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है. तो वो पूछते हैं, मुझे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके फादर ने कहाँ वोट किया. तो मैंने कहा कि यार मुझे खुद नहीं पता. वो कह रहे मुझे खुद नहीं पता. बोले आई डोंट नो हाउ टू फिल द फॉर्म. तो बोले कि मैं फिर पता किया अपने भाइयों से, उनको भी नहीं पता. वो पूछ रहे हैं कि किस पोलिंग बूथ पे वोट हुआ, उनको नहीं पता. तो मैंने कहा ठीक है आप शाम को आ जाना, मैं प्रयास करूंगा कि आपका वोटर. मतलब कि ये तो हाल है हिंदुस्तान का. साहब आपके ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि इस चीज़ पे बहस क्यों हो रही है आजकल, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं. 80 साल के करीब हो गए हमें स्वाधीन हुए 75 साल से ज़्यादा संविधान आ गया. कभी इस तरह के सवाल हुए नहीं. आज ही के दौर में क्यों हो रहे हैं? मैं बताता आप हूँ बताइए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि BLO को अधिकार है ये कहने का कि मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान का नागरिक है, और बिना कोई दस्तावेज के उस शख्स को वोट करने का हक नहीं है. तो इसलिए ये सवाल उठता है. तो किस कानून के तहत BLO को ये अधिकार है? उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन सिटीजन आई एम आस्किंग किस कानून के तहत. यही तो जो प्रॉब्लम तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट. प्रोसीजरल है. अभी अपील में हो सकता है ठीक हो जाए, पर ये हो ही नहीं सकता ठीक सर. ये हो ही नहीं सकता ठीक, क्योंकि फॉर्म 7 में तो लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उसको दस्तावेज देने पड़ेंगे, उसको एफिडेविट देना पड़ेगा. BLO तो कोई ऐसे कुछ देना नहीं पड़ेगा. तो कुछ भी कह सकता है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगी कि भैया ये काटो इनको, इसका क्वेश्चन करो. तो क्वेश्चन करो तो जज साहब कहेंगे कि आपको इस
बार आप वोट नहीं करना, अगली बार कर लेना। So there is no mechanism to correct it. नो, देयर इज अ मैकेनिज्म। लेकिन उसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि 21 साल लगेंगे। 21 साल लगेंगे। सारे जो तो आप मुझे बताइए, इलेक्शन में तो वोट नहीं कर पाए, एक नागरिक को आपने उसका वोट छीन लिया, I agree with you on that. ठीक है ना, और उसमें 20-25 लाख लोगों का वोट छीन लिया, और सारा इलेक्शन रिजल्ट इधर का उधर हो गया। तो इलेक्शन, ये इलेक्शन कैसे है, ये सवाल मैं आपसे पूछना। नहीं, ये जो हियरिंग के तहत के दौरान जो है शायद जस्टिस बागची ने कहा जी हाँ, कि अगर इतने लोग निकाले जाते हैं और रिजल्ट जो है वो अगर लगता है कि भाई ये रिजल्ट पे इसका असर पड़ा है तो वी विल हैव टू री एग्जामिन, लेकिन री एग्जामिन तो हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमने वायर में और भी पब्लिकेशंस ने 60-70 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे एक्सक्लूडेड पीपल आर मोर देन द मार्जिन ऑफ डिफीट, मार्जिन ऑफ विक्ट्री। तो जाहिर है कि ये इस चुनाव पे एसआईआर और इस किस्म के जो एक्सक्लूजन है इसका असर पड़ा है, शायद बिहार में भी पड़ा, कर्नाटक में होने वाला है। तो जिस तेजी से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली बहुत ही सस्पिशियस है। और मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसको बारीकी से, कायदे से इसको देखे, समझे कि क्या हो रहा है। और सबसे मेन चीज की जो संविधान ने भारतीय नागरिक को जो नागरिकता का अधिकार, मूल अधिकार दिया है, वोटिंग राइट, on the basis of the fact that you are a citizen, which is defined on the basis of your birth. Absolutely. इसको अगर कोई BLO छीन ले, आपने बहुत एक सही इशू उठाया कि फॉर्म 7 के तहत अगर किसी कैंडिडेट पे झूठा इल्जाम कोई उठाता है तो इल्जाम उठाने वाले पे सजा हो सकती है, लेकिन जो मतदाता है उस पे आप इल्जाम लगा सकते हैं और कोई जो है वो BLO कर सकता है, और इस पे सुनवाई भी अगर होगी तो 21 साल के बाद होगी। तो इसका मतलब ये तो पूरी तरह से हमला है इंडियन डेमोक्रेसी पे। नहीं, यही तो ना, जो हमारी लोकतंत्र है उसमें इस तरह से आप उसके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करोगे तो फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब ही क्या है? फिर विपक्ष इलेक्शन क्यों लड़े? अब तो यही उम्मीद हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी नजर डाले और इस मामले का जिस तरह से हो रहा है मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि हम तो देखिए, हम तो रोज पेश होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मतलब कि किसी को ये कहना कि ठीक है वो हम जज बिठा देंगे, बाकी जगह से जज ले आएंगे, वो इसका फैसला करेंगे, वो फैसला कर ही नहीं सकते। और इस बीच चुनाव खत्म हो गया, और चुनाव में एक पार्टी, चलिए ठीक है, उनको मुबारकबाद, एक पार्टी जीत गई, लेकिन वो इलेक्शन को कैसे आप कहोगे कि इलेक्शन है? सिब्बल साहब, आपकी इजाजत से मैं एक और चीज उठाना चाहूंगा, विच इज अ ब्रॉडर पॉइंट, विच गोज टू व्हाट जस्टिस साहब वर सेइंग कि जो एक सिविलाइजेशनल अप्रोच हमारा रहा है। हिंदुस्तान में बाहर से लोग आए हैं, 47 से पहले इतिहास में और 47 के बाद भी लोग आए हैं। हिंदुस्तान के लोग बाहर जाते हैं, जी हाँ, कुछ लोग जो है दस्तावेज के साथ, कुछ लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। जिस तरह से हमारा एक ऑफिशियल अप्रोच बन गया है कि बाहर से आने वाला हिंदुस्तान में, इसको हम घुसपैठिया बोलते हैं। जी हाँ, जो पंजाबी या गुजराती मैक्सिको या कैनेडियन बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके यूएसए में जाता है, उसको तो हम घुसपैठिया नहीं बोलते, और ना ही वहां के लोग उसको घुसपैठिया बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज और एक अप्रोच हमारा हो गया है। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, ये एक हकीकत है, आप इसको रेगुलेट करें। जी हाँ, बांग्लादेश से अगर मजदूर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ऐसे जॉब्स हैं जो शायद हिंदुस्तानी नहीं कर रहे हैं। मैं अभी केरल गया, केरल में जो सारे रेस्टोरेंट के जो जॉब्स हैं वो बिहार, यूपी, असम, नॉर्थ ईस्ट के लोग कर रहे हैं, क्योंकि केरल के लोग सब गल्फ में चले गए। इसी तरह से पंजाब में जो है बिहारी हैं, पंजाबी जो है यूएसए में या कनाडा में है। तो ये माइग्रेशन होता रहता है, आप इसको डॉक्यूमेंट करें। आप एक बांग्लादेशी माइग्रेंट को मजबूर न बनाएं कि दिल्ली में अगर वो पुलिस से अपने आप को बचाना चाहता है तो वो अपना पासपोर्ट बना ले, अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करे। शायद वो हिंदुस्तानी नहीं बनना चाहता है, आप उनको इज्जत के साथ एज अ बांग्लादेशी ऑन अ वर्क परमिट आप उनको रहने दें दिल्ली में, आप रेगुलेट करें। लेकिन आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया नहीं विच मीन्स कि अगर कोई यहाँ पे एक इज्जतदार काम करना चाहता है जो हिंदुस्तानी लोग नहीं कर रहे हैं वो काम, आप कोई रास्ता नहीं दिखाते। तो वी नीड टू हैव अ ब्रॉडर अप्रोच ऑन माइग्रेशन, रेफ्यूजी पॉलिसी। एक दिस आइडिया कि भाई बाहर से सब लोग जो आ रहे हैं हमारे दुश्मन हैं, देश को खोखला कर रहे हैं,
आपके पास कोई आंकड़ा भी नहीं है ये कहने के लिए, लेकिन आप बार बार चुनाव के टाइम में इस चीज को उछालते हैं। झारखंड में हमने देखा 3 साल पहले आदिवासियों को डराने की खूब कोशिश की गई कि भाई बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई डेटा नहीं था उनके पास। असम में, बंगाल में, हर जगह जो है इस इशू को उठाया जाता है। तो वी नीड टू डीप, मतलब पॉलिटिक्स इसका हटा के एक रैशनल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच बनना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि हर एक चीज, हर एक यहाँ पे हिंदुस्तानी सिटीजन को भी फायदा होगा, और जो विदेश से आए जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए भी एक सिस्टम बन जाए। आपने बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात की, मुझे याद आ गया, माइग्रेशन की बात की। मैं सर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन सेटअप किया था। उसका मैं मेंबर था, 1990-91 में सेटअप हुआ था, 10 साल हम रहे। तो हम दुनिया में हर जेल में जाते थे टू फाइंड आउट कि यहाँ कहाँ आर्बिट्ररी डिटेंशन हो गई। तो हम पहुँच गए हीथ्रो। कहाँ पे? हीथ्रो में मैं डिटेंशन सेंटर गया, तो वहाँ एक किसी को मिला, मैं हिंदुस्तानी था। तो मैंने कहा तुम आए कहाँ हैं, क्यों आए यहाँ? बोले साहब ऐसा है कि वहाँ तो जॉब है नहीं, तो मैं आया। तो मैंने कहा फिर यहाँ तुम प्रिजन में, डिटेंशन में बैठे हो, काहे को बैठे हो? इसे देखिए, इंग्लैंड में जो बेड कैपेसिटी है वो 400 है, ठीक है, और जो 401 आदमी आएगा ना, तो एक को वो रिलीज करेंगे इंग्लैंड में, और फिर वो वापस नहीं लेते। तो मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी रिलीज होऊंगा। अगर मैं ये वाकई है, मेरा, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट। if you permit, Kapil, I'll make 2 points. Because I've been a diplomat, मैं ये देख रहा हूँ कि migration has become more and more of a serious issue in international affairs. और एक wave of anti-immigrants है which is sweeping across the world. Even No doubt the about it. Western world में भी वही है. Trump is a manifestation of that. In the UK also it UK started. में है, यूरोप में है, the right wing parties. तो एक ये, it is not exclusively confined here. It is sweeping the world. Now, which is no excuse कि legal Indian citizens here Should be denied the right to should vote. be troubled. हाँ, The second is a more, if you permit me, Judge Sahab will be a student of history. मैंने भी था उसी, perhaps we studied in the same department, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक proposition जो हमने सीखा, Judge Sahab perhaps will agree with me, is that human history is a history of migrations. of course. Our country is a Our country of is a country migrants. of migrants, yes. You're right. Absolutely right. But there is a difference. जो आपने बात कही ना कि बाकी दुनिया में एंटी माइग्रेंट एक मानसिकता बन चुकी है, हिंदुस्तान की थोड़ा डिफरेंट है। हिंदुस्तान इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ जब लोग गए, काम करने के लिए गए, उनको एंट्री दी गई, और क्योंकि वो काम उनकी खुद डोमेस्टिक पॉपुलेशन नहीं कर रही थी, तो इसलिए देयर इज नाउ, क्योंकि वर्टिकली दे हैव गॉन अप द सोशल लैडर, तो इसलिए। बट यहाँ तो बांग्लादेशी की बात है ना, यहाँ तो पॉलिटिकल मामला है। जैसे मेक्सिको में डोनाल्ड ट्रंप, वो पॉलिटिकल मामला है। ये बांग्लादेशी मामला है, पॉलिटिकल मामला। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग आए, लेकिन बिहार में कौन सा बांग्लादेशी था जिसके आधार पे इन्होंने SIR शुरू की? इसे अभी तक बता नहीं पा रहे। SIR शुरू ही उस आधार पे हुई बिहार में। तो ये एक बड़ा खतरनाक एक षड्यंत्र चला जा रहा है, जिसकी वजह से मैं सोचता हूं कि सारा मैनिपुलेटिव प्रोसेस ऑफ जो इलेक्शन है, सारा आपका इलेक्शन प्रोसेस इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी ही नहीं। और उसमें जिम्मेदार 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं बस इस सवाल से आपके जवाब सुनना चाहता हूँ। I'm very happy you haven't said MEA. Which is my favorite. MEA में अभी भी आप जैसे लोग हैं। इसमें मैं मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी शामिल कर दूंगा। मीडिया तो फिर अलग है ना, मीडिया तो सिब्बत साहब, आप लोगों को क्यों अलग करते हो? जी हाँ। आपने कहा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ और एक इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आपने कहा, आप बताओ वो कैसे, किस तरह के लोग भी होंगे जो पूरी तरह से हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंडेंट हो?
नहीं, फैसला तो वो करते हैं ना। नहीं नहीं, हर चीज के लिए फैसला क्यों जरूरी है आपको? आगे अगर जो चीज ये जैसे हमारे देश में PIL भी शुरू हुई 80s के दौर पे, वो क्यों हुई? बिकॉज उस दिनों चाहे ये अंडर ट्रायल्स हो, लोगों ने काम किया जमीन पे, सो द कोर्ट्स पेड अ कॉम्प्लीमेंट टू द गुड डीड्स ऑफ द सोसाइटी। नहीं, ठीक बात है। वेयर आर द गुड डीड्स ऑफ द सोसाइटी नाउ? नहीं, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन यहाँ पे तो एक अगर पेट के लिए कुछ हो जाता है, आई मीन आई एम ऑल्सो डॉग लवर एंड ऑल दैट, पर उसके लिए तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। और यहाँ पे 10-15 दिन से लोग वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, इस पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो आप लोगों की भी तो बात कीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। जब लोग ही, अगर लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उन्हें रहने दीजिए ना। ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं, जो आपने बात कही वो सही है, लेकिन SIR से जुड़ी हुई नहीं ये बात, क्योंकि SIR से जुड़ी हुई बात तो कोर्ट ही करेगा ना। SIR और सिटीजन का भी तो मतलब लोगों से ही जुड़ा हुआ मसला है ना। नहीं, बट फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना कि इसको वोट का हक है, किसको नहीं है। ये तो जनता नहीं करेगी, जनता तो विरोध करेगी। अब होगा विरोध, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो आप कह रहे हैं वो होगा, जनता आएगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन मूल बात यह है कि इसका जिम्मेदार 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स तो नहीं है। चलिए, आई थिंक एक्सटर्नल अफेयर यहां तक है कि ये मसला वहीं से छोड़ा गया। ये शुरुआत वहीं से हुई। चलिए, इसी बात से हम इस चर्चा खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।